नमस्कार बच्चों। क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पोटेंशियल जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा एंड हो चुका है। नाउ आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब डब्ल्यू। पोटेंशियल और एनर्जी में केवल एक क्यू का फ़र्क होता है। मेनली जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो होता है के क्यू अपॉन आर। मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रोस्टैट जब शुरू किया था उस टाइम भी मैंने चार बेसिक चीज़ें आपको बताई थी जो हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। जो फोर बेसिक चीज़ें होती है जिसमें नंबर एक पर होता है फोर्स, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका वैल्यू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसमें से हम लोग अगर एक क्यू को कम कर दें तो वो हमारे पास हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक आर को कम कर दें तो ये हो जाता है हमारे पास पोटेंशियल। और इसमें अगर एक क्यू को बढ़ा दें तो वो हो जाता है वर्क या एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक्चुअली क्या है कि किसी यूनिट चार्ज को आप किसी प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर प्लेस्ड करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली उसे हम बोलते हैं नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक इस तरह से पोटेंशियल बोलते हैं ना। और अगर यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो यूनिट चार्ज ना हो, कोई पर्टिकुलर चार्ज दिया हुआ है क्यू, तो प्लेस करने पे या फिर इन्फानेट से उसको अगर हम लोग लाते हैं तो किसी भी फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की। तो आज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर हम लोग कल कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से 2 दिन का आपका पैकेज है। 2 दिन के पैकेज में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें आज का हम लोग लेक्चर की। ओके, चलो आ जाओ। हेडिंग दो, द एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आपको कोई ना कोई तो वर्क करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को स्टेब्लिश करने के लिए, वही वर्क जो है एनर्जी के रूप में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी एक मोहल्ले में रहने जाते हो, तो मोहल्ले में रहने का हफ्ता वसूल करता है ना, दादा वगैरह होते हैं ना जो हफ्ता वसूल करते हैं। ऐसे ही कहीं पर भी आप रहते हो तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स लगता है या कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो किसी भी नई जगह पे इस्टेब्लिश होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो किराया भाड़ा देना पड़ता है। बहुत सारे तरह के चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं क्योंकि आप किसी नए इलाके में सेट हो रहे हो। ठीक उसी प्रकार से कोई पॉइंट चार्ज है या कोई चार्ज है वो कहीं दूर से आया है और वो किसी ऐसे इलाके में, ऐसे रीजन में इस्टेब्लिश होना चाहता है जहाँ पहले ऑलरेडी किसी का फील्ड अवेलेबल है, किसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अवेलेबल है। तो उसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी ना, उसको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना, वही वर्क उसका एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग वही बात करने वाले हैं। समझाता हूँ मैं आपको ये सिस्टम कैसा है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एनर्जी समझने के लिए। बीएससी के अंदर इस एग्जांपल को हम लोग पढ़ा करते हैं। बीएससी की फर्स्ट ईयर की बुक में ये एग्जांपल आया करता है। जैसे मान लो कोई इन्फानेट से आप चार्जेस को ला रहे हो, पहले हम Q1 चार्ज को ला रहे हैं। ये खाली ज़मीन पड़ी हुई है मान लो, तो Q1 चार्ज आके स्टेब्लिश हो गया। तो खाली ज़मीन थी तो इसे किसी को चार्ज नहीं देना पड़ा और ये ज़मीन में आके रहने लगा, तो इसने कोई काम नहीं करा। तो Q1 को इस्टेब्लिश होने में ज़ीरो वर्क करना पड़ा। ज़ीरो वर्क इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो जहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है वहाँ पर किसी दूसरे चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं था। सो पोटेंशियल की एब्सेंस होने की वजह से उसे कोई वर्क नहीं करना पड़ा Q1 को यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूँ जो Q2 है और उसको कहीं और से लाके इस्टेब्लिश करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ इस Q2 चार्ज को जो Q1 से R डिस्टेंस पर या R12 डिस्टेंस पर है। मैं डिस्टेंस R12 मान लेता हूँ 1 और 2 की वजह से। तो बेटा इसको वर्क करना पड़ेगा, Q2 चार्ज को हफ्ता देना पड़ेगा। किसको हफ्ता देना पड़ेगा? Q1 चार्ज को, क्योंकि Q1 चार्ज ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि Q1 चार्ज का अपना एक फील्ड है, क्योंकि Q1 चार्ज का अपना एक पोटेंशियल है।
तो उस पोटेंशियल के अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़ेगा अगर Q2 चार्ज को Q1 चार्ज से r डिस्टेंस पर स्टैब्लिश होना है तो इस तरीके से Q1 चार्ज का पोटेंशियल के साथ सामना करना पड़ेगा अगर Q2 चार्ज आता है तो। चलिए ठीक है, तीसरा चार्ज ले लेते हैं एक बार और। अब Q3 चार्ज की बात करते हैं। अब Q3 चार्ज को स्टैब्लिश करना है तो भाई साहब अब इसको दोनों को हफ्ता उसको देना पड़ेगा। हफ्ता मतलब कि अब अगर Q3 चार्ज इस रीजन में आना चाहता है तो इसके पास में ऑलरेडी Q1 का पोटेंशियल है और साथ के साथ ही Q2 का भी पोटेंशियल है। तो दो तरह के पोटेंशियल्स का सामना करना पड़ेगा किसको? Q3 को। इस तरीके से इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बिकॉज उसके पास में Q1 से डिस्टेंस जो है वो R13 है, इसका पोटेंशियल वर्क करेगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है R23। तो इसका मतलब इसको दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और इसके लिए ज़्यादा वर्क की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एनर्जी का स्टोरेज है। सो वी हैव थ्री चार्जेस इन दिस सिस्टम दैट इज Q1, Q2 and Q3, three charges. So we have Q1, Q2 and Q3. Three charges. Okay. So work done to bring charge Q1 in the zero potential. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? Q1 को establish किया. So work done to bring charge Q1 को bring कर रहे हो आप और जब Q1 आ रहा है तो उसके पास कोई पोटेंशियल ही नहीं है जहाँ पे वो रहने आ रहा है। खाली प्लॉट पे अपना घर बनाएगा वो तो इन द जीरो पोटेंशियल, तो उसके पास तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है जिसके अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़े। जीरो पोटेंशियल है तो अगर Q1 को स्टैब्लिश करना है तो W1 वर्क करना पड़ेगा। तो Q1 ला रहे हैं किस रीजन में ला रहे हैं? V रीजन में, जहाँ पे V का वैल्यू जीरो है क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं जो अपना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, इसलिए वर्क भी क्या हो जाएगा इसका? जीरो। अब दूसरा चार्ज लेके आते हैं। सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, यहाँ लिखते हैं वर्क डन टू bring charge Q2 in the presence of Q1। मतलब Q1 की प्रेजेंस का मतलब ये हुआ बेटा कि Q1 का ऑलरेडी पोटेंशियल है, उसी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो जो W2 वर्क होगा जो कि Q2 को करना पड़ेगा, तो Q2 करना पड़ेगा इस्टेब्लिश होने के लिए किस पोटेंशियल रीजन में? Q1 के पोटेंशियल रीजन में। खैर Q1 का पोटेंशियल तो चारों तरफ फैला हुआ है, हमको Q1 का पोटेंशियल वहां निकालना है जहां Q2 को इस्टेब्लिश करना है, मतलब कि R12 डिस्टेंस पर। तो Q2 को इस्टेब्लिश करना है Q1 के पोटेंशियल रीजन में और हमें वो पोटेंशियल कहाँ चाहिए बेटा? उस डिस्टेंस पर चाहिए जहां पर Q2 को इस्टेब्लिश करना है, मतलब R12 डिस्टेंस पर चाहिए। तो इस तरीके से जो वर्क होगा Q2 को इस्टेब्लिश करने के लिए वो K Q1 Q2 अपॉन R12। अब हम लोग को वर्क करना है Q3 को स्टैब्लिश करने के लिए। सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 वर्क डन to bring charge Q3 in the presence of
इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2, क्योंकि हमारे पास Q3 के रखते वक्त Q1 का पोटेंशियल भी था और Q2 का भी पोटेंशियल था, तो दोनों के पोटेंशियल मतलब दोनों को हफ्ता देना पड़ेगा ना उसको। मतलब कहने का ये है कि जब W3 वर्क हो रहा है Q3 को स्टैब्लिश करने के लिए, तो पहले Q3 को किसके पोटेंशियल रीजन में आना पड़ेगा, Q1 के। फिर Q3 को किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना है, Q2 के। तो दोनों होगा ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि Q1 Q3, और हमें Q1 का पोटेंशियल वहां तक चाहिए जहां पे आपका V1 रखा है, मतलब पोटेंशियल वो चार्ज रखा है, तो ये हो जाएगा R13। और Q2 का पोटेंशियल उस एरिया में हमको चाहिए जिस एरिया में आपको Q3 को रखना है, तो उस डिस्टेंस पे आपको Q3 को रखना है, तो है R23 डिस्टेंस। इस तरीके से तीन चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए या तीन चार्जेस का सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए हमको टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क टू स्टैब्लिश दिस सिस्टम दैट इज W1 W2, तब जाके तीन चार्ज स्टेबल हो पाएंगे। तो पहला तो वर्क है 0 है, दूसरा क्या है, मतलब सारे कॉम्बिनेशन ले लो आप, Q1 Q2 का ले लिया आपने, फिर उसके बाद में Q1 Q3 का ले लिया आपने, फिर उसके बाद में Q2 Q3 का ले लिया। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बचा है जो हमको लेना है, सारे कॉम्बिनेशन आ गए। 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से। इसका मतलब सभी तरह के चार्जेस का, हर तरह का कॉम्बिनेशन हमको लेना है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्जेस लें या फिर पहले 4 नंबर चार्ज लें, तो हमको 4 चार्जेस का अगर रीजन इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। सो फॉर 4 चार्ज सिस्टम, फॉर 4 चार्ज सिस्टम, फॉर 4 चार्ज सिस्टम, देखो 4 चार्ज सिस्टम में हमारे पास 4 होंगे चार्जेस, Q1 Q2 Q3 Q4, हर तरह का कॉम्बिनेशन हमको लेना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, Q1 का Q2 से ले लेते हैं और दोनों के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं R12 है। फिर हम Q1 का Q3 से ले लेते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस R13 मान लेते हैं। फिर हम Q1 का Q4 से ले लेते हैं और डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R14। फिर हम Q2 का, अब Q2 का Q1 से हम लेंगे नहीं बिकॉज Q2 Q1 का ऑलरेडी ले लिया, तो इसके आगे वाला सोचो, तो Q2 का Q3 से लेंगे, फिर हम Q2 का Q4 से लेंगे। ठीक है, हो गया खत्म। अब Q3 की बारी। अब Q3 का Q1 से हम नहीं लेंगे क्योंकि Q1 Q3 का ऑलरेडी आ चुका है। Q3 का Q2 से भी नहीं लेंगे, वो भी आ चुका है। तो Q3 का किससे लेंगे, Q4 से, R34। अब Q4 का तो खैर सबसे आ चुका है, 1 से आ गया, 2 से आ गया, 3 से आ गया, तो बस ये हो जाएगा वर्क। अब ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ चार्जेस का रीजन है तो क्या करेंगे, n नंबर ऑफ चार्जेस का रीजन है तो क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ बनेगा n नंबर चार्ज रीजन का, W इज इक्वल टू समेशन ऑफ, अब जिसको स्टेब्लिश करना है चार्ज को, वो कुछ भी हो सकता है, तो I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक होगा, कुछ भी कितने भी चार्ज आ सकते हैं ना इसलिए, और QI अपॉन एंड समेशन ऑफ J, मतलब जिस पोटेंशियल रीजन में आपको काम करना है वो भी कुछ भी हो सकता है। सो K QJ अपॉन RIJ। क्या ये फॉर्मूला सही है। हाँ एक चीज और, I इज नॉट इक्वल टू J, ये बात भी है। आप देखो कहीं पर भी Q1 Q1 नहीं है, Q2 Q2 नहीं है, Q3 Q3 भी नहीं है, तो I इज नॉट इक्वल टू J।
अब इस फॉर्मूले में एक कमी है। कमी ये है बेटा कि जब आप इसको खोलोगे ना तो इसमें हर टर्म 2 बार आएगी। जैसे मान लो आपने कहीं पर i इज इक्वल टू 2 रखा और j इज इक्वल टू रखा 3, तो क्या आप उसके अगले टर्म में i इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकते? तो फिर क्या ये टर्म 2 बार नहीं आएगी, Q2 Q3 अपॉन R23 एंड Q3 Q2 अपॉन R23? तो भाई साहब i और j का इस तरह का वेरिएशन तो दो दो टर्म देगा। i इज नॉट इक्वल टू j तो हम समझ गए, तो वो हम रखेंगे नहीं। बट हम i और j के अलग अलग वैल्यूज तो रख सकते हैं बिकॉज हमने वेरी करवाया है। तो हर टर्म 2 बार आएगी और यहाँ पर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, देख लो आप ऊपर, जो रिपीट हो रही है। बट इस मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में अगर हम n नंबर ऑफ चार्ज का कॉम्बिनेशन लें तो हर टर्म 2 बार आएगी। इस चीज से बचने के लिए, इस मैथमेटिक्स की त्रुटि को दूर करने के लिए हम 1/2 लगा देते हैं, तब जाके ये फॉर्मूला सही बैठेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो 1/2 के साथ बनेगा, तो ही ये फॉर्मूला सही माना जाएगा n नंबर ऑफ चार्ज के लिए, अगर आप i और j को n टाइम्स वेरी करवा रहे हो तो ये बीएससी का कॉन्सेप्ट है पूरा। अब थोड़े हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, कि किस तरीके से हम लोग वर्क निकाल सकते हैं फॉर द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखो 3 चार्जेस आर सिचुएटेड, क्वेश्चन नंबर 1, तो 3 चार्जेस, एक सवाल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा वर्क का आपको आइडिया लग जाए कि आखिर ये वर्क डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे निकाला जाता है। फिर कॉन्टिन्यूस का तो खैर हम लोग कल कर लेंगे, पर हाँ डिस्क्रीट के लिए तो आज बात कर ही सकते हैं। सो 3 चार्जेस आर सिचुएटेड, 3 चार्जेस आर situated at the corner of a square, at the corner of a square साइड भी लिखा हुआ है, साइड ए, एज शोन। आपको एक डायग्राम भी दे रखा है, इसका मतलब ये है। तो डायग्राम में ऐसा क्या है बच्चों, डायग्राम में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है। डायग्राम छोटा बनाऊंगा बिकॉज बाद में इसको लंबा कर दूंगा। इस डायग्राम में ना बेटा यहाँ पर -q चार्ज दे रखा है, यहाँ पर +q चार्ज दे रखा है और यहाँ पर -q चार्ज दे रखा है, ऐसा कुछ है। और इनकी साइड ए दे रखी है, ए और ए करके। तो ये कुछ सवाल है। अब इसमें 2-3 सवाल इसने पूछे हैं, तो ये आप लोग लिख लो फटाफट से, फिर मैं पेज चेंज करने वाला हूँ। तो पहला सवाल है, हाउ मच वर्क डज इट टेक टू ब्रिंग इन अनदर चार्ज +q फ्रॉम फार अवे एट द प्लेस इन द फोर्थ कॉर्नर। ओके, सवाल नंबर 1 ये बात बोल रहा है इसका, हाउ मच वर्क डज, हाउ मच वर्क does it take to bring it take to bring in another charge in another charge plus q from far away, from far away at place
it at place it in the fourth corner in the, समझ रहे हो, समझाते हैं। ये यूं कह रहा है कि तीन चार्जेस का सिस्टम तो ऑलरेडी था, जैसा कि आपको दर्शाया गया था। तो ये तीन चार्जेस का सिस्टम तो ऑलरेडी था बेटा, जिसमें आपके पास में पहले कॉर्नर पर चार्ज था माइनस क्यू, दूसरे कॉर्नर पर चार्ज था प्लस क्यू, तीसरे कॉर्नर पर चार्ज था माइनस क्यू। अब इस सिस्टम में एक और चौथा चार्ज हम लोग ला रहे हैं, उसको पता नहीं इन्फानेट से कहीं से लेके आ रहे हैं बेटा, और उसको इन्फानेट से लाके इस चौथे चार्ज को चौथे कॉर्नर पर प्लेस करना है। अब इसमें कितना काम करना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल बात है, देखो बहुत सिंपल बात ये है कि तीनों के पास ऑलरेडी पोटेंशियल है, तो उन तीनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा इसको बेटा। कैसे करना पड़ेगा समझाते हैं। तो W इज इक्वल टू प्लस क्यू को आप लेके आ रहे हो, तो प्लस क्यू तो खैर यहाँ रहेगा, पर इस प्लस क्यू के साथ सामना करना पड़ेगा तीन का पोटेंशियल का। पहला पोटेंशियल है माइनस क्यू का, ये पहले नंबर का पोटेंशियल है। अब ये है माइनस के क्यू, और कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? वो ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है। दूसरा पोटेंशियल इसका है ना, तो इसका पोटेंशियल माइनस का के क्यू, ये भी ए डिस्टेंस पर है। तीसरा सबसे खतरनाक पोटेंशियल है इसका, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बहुत दूर है। कितना है? ए, और ए का अगर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √2a। तो इसका पोटेंशियल कितना काम करेगा? के क्यू अपॉन √2a। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, सिंपल सी बात है ना। तो वर्क कितना करना पड़ा? वर्क बहुत सिंपल सा करना पड़ा। सो वर्क सिंपली कितना करना पड़ा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 1/√2 - 2। इट्स इट, खत्म। दूसरा काम देखते हैं। दूसरा है हाउ मच वर्क डज इट टेक। सवाल नंबर 2 ये है, हाउ मच वर्क डज इट टेक टू assemble the whole configuration of 4 charges। इन चारों चार्जेस का पूरा सिस्टम बनाने में, सजाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखो, पहला चार्ज क्यू माइनस, जो भी आप मानो, क्यू चार्ज को मान लेता हूँ मैं। तो प्लस क्यू चार्ज मतलब ये, इसको मैं पहला चार्ज मान लेता हूँ। इसको असेंबल करा मैंने, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहली बार जब कोई चार्ज आता है तो उसे जीरो पोटेंशियल में वर्क करना पड़ता है। तो इसको तो कोई असेंबल करने में काम करना पड़ा नहीं, तो जीरो पोटेंशियल रीजन में ये आया है। दूसरा चार्ज मैं मान लेता हूँ कि ये वाला है माइनस क्यू। तो ये जब आया बेटा, तो पहले से प्लस क्यू चार्ज स्टैब्लिश था, तो माइनस क्यू को जब आना पड़ा तो इसको किस पोटेंशियल रीजन में आना पड़ा? के क्यू अपॉन ए, क्योंकि वो ए डिस्टेंस पर है, इसीलिए उसको उसमें आना पड़ा। तो इसका तो वैल्यू कितना हो गया? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तीसरा चार्ज मतलब मैं अब की बार में इसको बोल देता हूँ, इसको मान लेते, इसको आना पड़ा। तीसरा चार्ज माइनस क्यू को ही मान लेता हूँ। तो जब माइनस क्यू आया तीसरा चार्ज, तो W3 वर्क करना पड़ा। इसके पास ऑलरेडी दो चार्जेस का सिस्टम था। तो पहला चार्ज था Q, तो के क्यू अपॉन ए
और दूसरा चार्ज है माइनस के क्यू, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, √2a है। अब इसके बाद में जब चौथा चार्ज लाया गया प्लस क्यू, ये वाला, तो W4 वर्क करना पड़ा। प्लस क्यू को तीन पहले से स्टेब्लिश चार्जेस हैं उनके पोटेंशियल में काम करना पड़ा। तो के क्यू अपॉन ए माइनस वाला, मतलब कि इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। फिर दूसरा इस वाले की बात करूँगा, ये भी माइनस ए डिस्टेंस पर है, तो माइनस के क्यू अपॉन ए। और फिर इस वाले की बात करूँगा तो ये जो है प्लस में है, के क्यू अपॉन 2 है। तो जो भी आया वर्क, फिर इन चारों वर्क्स को मैं जोड़ दूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा W, वो आप लोग जोड़ लेना, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। So after adding all these charges, you will get 2kq square upon A and minus 2 plus 1 upon 2. That's all. तो बेटा इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल करा रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। फिगर रिप्रेजेंट अ स्क्वायर कैरिंग चार्जेस। फिगर represents a square carrying charges plus q माइनस q माइनस q। कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, पॉइंट्स हैं A, C, B, B, C, P and Q at its four corners at its four corners as shown in the figure. Then potential will be zero at points. Then potential will be zero then potential will be zero अच्छा, तो ये आपको निकालना है किन किन पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो होगा, ए बी सी डी पी क्यू, किन किन पर होगा। तो चलो एक बार ध्यान से समझते हैं, पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। क्या ए पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा एट ए? समझते हैं इस चीज को। देखो बच्चों, अगर ए पॉइंट की बात की जाए तो ये स्क्वायर है सिस्टम। आप समझना हर चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये ए पॉइंट है। पोटेंशियल कभी भी वेक्टर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले प्लस क्यू चार्ज का वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो स्क्वायर है
तो पहला प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए बाई टू, सॉरी, क्योंकि वो ए तो पूरा डिस्टेंस है और ए पॉइंट जो है वो ए बाई टू डिस्टेंस पर है। दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, ये भी ए बाई टू डिस्टेंस पर ही है, इसलिए माइनस के क्यू अपॉन ए बाई टू। तीसरा चार्ज जो है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ है, तो प्लस क्यू यहाँ पर है, ये डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी। तो बेटा जब ये a बाई टू है, ये a है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 बाई 2a, सो प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट 5 a बाई 2। गुड। अब माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर भी, ये भी सेम डिस्टेंस हुई है, तो माइनस के क्यू अपॉन, तो अगर मैं देखूं तो ये तो जीरो आ रहा है ना पोटेंशियल, तो ए पॉइंट पर तो पोटेंशियल जीरो है। जरा बी पॉइंट पर देखते हैं, बी पॉइंट जस्ट मिड में है, तो ये तो देखते ही जीरो आ जाएगा यहाँ पर है। तो ये डिस्टेंस आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जो भी है मैं इसको आर मान लेता हूँ क्योंकि सारी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, और माइनस, देखते ही जीरो आ रहा है। तो पहला चार्ज के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस सबकी सेम है, क्या है वो बात की बात है, जरूरत नहीं निकालने की आपको डिस्टेंस, क्योंकि सब कटेगी ना वो बराबर है, इसलिए तो ये जीरो आपको वैसे भी दिख रहा है। सी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो सी पॉइंट पर सेम वैसे होगा जैसे ए पॉइंट पर हुआ था, सो एट सी पॉइंट सेम एज ए, कोई फर्क नहीं, सेम एज ए, तो पोटेंशियल जो होगा सी पॉइंट पर जीरो होगा। अब अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं तो वहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, समझते हैं कैसे। एट पी पॉइंट, अब आप सोच लो सर सर कैसे सकता है, पी पॉइंट पर जीरो होना चाहिए पोटेंशियल, क्योंकि वो तो ए और सी की तरह नहीं होगा, देखना ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पी पॉइंट है, तो प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट से कितना दूर है, ए बाई टू। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी कितना दूर है, ये भी ए बाई टू पर है, ये डिस्टेंस सेम वैसे ही रूट 5 बाई टू होगा, सो माइनस ए क्यू अपॉन रूट 5 ए बाई टू, जैसा कि मैं था, और ये भी माइनस क्यू चार्ज है, ये भी माइनस क्यू चार्ज, दैट्स इट। तो क्या ये जीरो आएगा, नहीं आएगा, कटिंग रहा, और ऐसे ही क्यू पॉइंट पर भी नहीं आएगा, सो एट क्यू पॉइंट सेम एज पी, तो पी पर जैसे निकालना है ठीक वैसे ही क्यू पर निकलेगा। तो कुल मिला के केवल 3 पॉइंट्स हैं जहां पर पोटेंशियल जीरो है, ए बी सी, और इन 3 पॉइंट्स के अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो, बाकी दोनों पॉइंट्स पर नॉन जीरो पोटेंशियल ही आ रहा है। दैट्स इट, बस इतना ही है, तुम्हारे ज़्यादा नहीं है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कल पढ़ेंगे, वर्क का कैसे वर्क निकालें, कैसे एनर्जी निकालें, वर्क एनर्जी वाला काम कैसे हम लोग कर सकते हैं, उन सब की बात कल ही की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।